दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेकर आता हूं आपके लिए खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हां, एक मुलाकात जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और आज लाखों लोगों के दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ी है। साथ ही हम कराते हैं उनके जीवन सफ़र से आपको रूबरू, उनके संघर्षों से, उनके जीवन के उतार चढ़ाव से रूबरू कराते हैं अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। तो आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है उत्तराखंड के लिए समर्पित कर दिया है। लगातार वो पिछले 25-30 सालों से जो है उत्तराखंड क्रांति दल की जो है आवाज़ को बुलंद करते जा रहे हैं और लगातार जिस तरह से वो दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंडी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अल्मोड़ा ग्राम समिति से जुड़े हुए हैं, लगातार उत्तराखंड के मुद्दों को जो है समय समय पर उठाते रहते हैं और उत्तराखंड समाज को एकजुट करने में इनकी अहम भूमिका रहती है। उत्तराखंड क्रांति दल को आज तक भी ये संभाले हुए हैं और लगातार उस विचारधारा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इनका कहना है कि अगर उत्तराखंड में विकास होगा, उत्तराखंड अगर आगे बढ़ेगा तो सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियां ही उसको आगे बढ़ा सकती है। इसलिए उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का झंडा लगातार उठाया हुआ और 25-30 साल से अपनी विचारधाराओं पे अडित है। आज एक ये प्रेरणा स्रोत है युवाओं के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से ये दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं उत्तराखंडी संस्थाओं के साथ, उत्तराखंड की संस्कृति के साथ, जल जंगल और ज़मीन के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप में एक प्रेरणादायक है और युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जी, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के आंदोलनकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज से जुड़े हुए लोगों के चहेते प्रताप सिंह शाही जी से। आइए जानते हैं उनके जीवन सफ़र के बारे में। उनके जीवन सफ़र से होती है, हम कराते हैं रूबरू, साथ होती है उनके साथ कुछ खट्टी मीठी बातें हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। शाही जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिलोड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया और यहाँ पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम को लेकर के आप समाज में आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं सर कि कार्यक्रम की शुरुआत अगर आपकी कोई 2 लाइन से हो जाए, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, क्योंकि आप उत्तराखंड आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, कई आंदोलनों से आप जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर से देवभूमि के हर मुद्दे पे जो है आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत अगर 2 लाइन किसी आपके गुनगुना दें तो बहुत ही बढ़िया रहे। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमाला। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमाला। बहुत ही सुंदर जो है देवभूमि के दर्शन आपने हमें भी करा दिए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी, फिलहाल आप कहाँ रहते हैं और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए सर। मैं प्रताप सिंह शाही, सन ऑफ दौलत सिंह शाही, ग्राम डोटलगांव, पोस्ट ऑफिस बगवाली पोखर, ज़िला अल्मोड़ा, उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ। गगास नदी के किनारे पर बसा हुआ मेरा ऐतिहासिक गांव, जिसमें बहुत बड़ा गांव जो वहां के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है। वहीं बगवाली पोखर इंटर कॉलेज से मैंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करी और अपने स्टूडेंट काल में ही अपने बचपन में ही बहुत ही अग्रेसिव भूमिका मैंने निभाई। मैं यहाँ तक कि कक्षा 8वीं में अपने गांव के नवयुवक समिति का अध्यक्ष बन गया था और वहाँ से हमने गांव के विकास का कार्य प्रारंभ कर दिया था और बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में आने के बाद मैंने इधर उधर कई जगह नौकरियाँ की और उसके बाद मैंने यहीं से सीनियर सेकेंडरी बोर्ड से 12वीं पास करके भगत सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। लेकिन इस दौरान पूरे देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी करता रहा और इसी दौर में मेरी सरकारी नौकरी लग गई। 1977 में मैं इवनिंग में पढ़ाई और दिन में नौकरी, और उससे जो समय निकलता था वो उत्तराखंड राज्य के मामलों में, उत्तराखंड के विकास के मामलों में
और ये सारी चीज़ें हम समय निकाल कर किया करते थे। सकते हैं कि आप लगातार जो है शुरू से ही आप में ये प्रतिभा थी कि आप जो है लोगों को संबोधित करते थे, हर मुद्दे पे जो है उनकी आवाज़ को बुलंद करते थे। और जब आप दिल्ली में जो है शहीद भगत सिंह कॉलेज में जो है आपका एडमिशन हुआ, तो वहाँ पे भी जो है आपने उत्तराखंड के समाज के बच्चों को जो है एकजुट करना शुरू किया और उनके बीच में भी अपनी बोली भाषा सहित उनके मुद्दों को रखना चालू करा। ये किस तरह का था, थोड़ा बताइए। जब मैं भगत सिंह कॉलेज में पढ़ता था तो क्यों इवनिंग कॉलेज होता था, सुबह हम हमारे साथ वेद प्रकाश भदौला हुआ करते थे, हरिपाल रावत हुआ करते थे, सुनील नेगी हुआ करते थे। ये उस दौरान के मित्र हैं मेरे कॉलेज के दौरान के। तो हमारा प्रयास ये रहता, हमने सबसे पहले उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अपनी पीठ पे मैं उत्तराखंडी करके बोर्ड लगा करके कॉलेज में घूमते थे, फिर वहीं मीटिंग करते थे और धीरे धीरे हमने उत्तराखंड छात्र फेडरेशन की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से करी। यानी हम कह सकते हैं कि आप में वो प्रतिभा थी जिसके लिए आप लगातार काम कर रहे थे और आपके अंदर जो उत्तराखंड का प्यार और प्रेम बसा हुआ था। आप चाहते थे कि दिल्ली एनसीआर के जो स्टूडेंट हैं वो भी एकजुट होकर एक संस्था बनाए। इस तहत आपने जो है कई आंदोलनों में जो है सक्रिय भूमिका ली। कौन कौन से आंदोलन उस टाइम पे आपने किए, और ख़ासतौर से आप कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली का भी आपने विरोध करा था, तो वो किस्सा क्या है और कौन से सन की बात होगी, थोड़ा ये भी बताइए। राम तेरी गंगा मैली का विरोध 1981 के दौरान किया था, जब हमें पता चला कि बहुत बड़े जो फिल्म मेकर हैं राज कपूर, उन्होंने राम तेरी गंगा मैली नामक जो फिल्म बनाई है उसमें उत्तराखंड की संस्कृति के साथ अन्याय किया गया है। तो हमने 12 शनिवार में 3-4 बार उसको देखने के बाद ये तय किया कि हम इसका विरोध करेंगे। उस विरोध के स्वर में देवेंद्र रावत, खुशहाल जीना और आपके सुरेश नोटियाल और आपके हरिपाल रावत और सुनील नेगी, मदन मोहन पंत, इस तरह के छात्रों का एक जमावड़ा इकट्ठा होकर के हमने राम तेरी गंगा मैली का सशक्त विरोध किया। आप लोग जो है जो आपकी विचारधारा थी वो उत्तराखंड से जुड़ी हुई थी और उत्तराखंड के प्रति अगर कहीं भी आपको अन्याय दिखता था तो आप सभी मिलके जो है छात्र उसको आवाज़ उठाते थे। भ्रष्टाचार का प्रतीक कनकटा बैल को 77 दिन तक बोट क्लब पे बैठाने का काम हमने किया, पूरे जागरण किया 77 डेज का उस बैल को लेकर के, क्योंकि वो एक उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया था। यानी हम कह सकते हैं कि छात्र जीवन से ही जो है आप आंदोलन से जुड़ गए और आपकी जो टीम थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी दिल्ली एनसीआर की, और इसमें सारी जो है दिग्गज आप आज के समय में सभी अपने पदों पे, बहुत अच्छी बात है। 1978 में प्रताप सिंह नेगी, तत्कालीन सांसद पौड़ी त्रिपन सिंह नेगी और मानवेंद्र शाह, इनके नेतृत्व में जब 1978 में बोट क्लब पे रैली हुई, मैं उस रैली में पूरन सिंह डंगवाल जी, डॉक्टर सुधा काले, इनकी टीम में यहाँ से काम कर रहा था। तो ये मेरा उत्तराखंड के आंदोलन में, उत्तराखंड राज्य की दिशा में पहला कार्यक्रम था। उसके बाद हमने उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन की सभी लड़ाइयों में भागीदारी सुनिश्चित की। मैं उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के साथ जुड़ करके डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में, पीसी तिवारी के नेतृत्व में, प्रदीप टमटा के नेतृत्व में, तो हमने ज़बरदस्त आंदोलन को धार दी। नशा नहीं रोज़गार दो आंदोलन में काम किया और हमने भूमिहीनों को भूमि देने में टोंगिया और बिंदुखता में बड़े आंदोलन किए। यानी हम कह सकते हैं कि आप लगातार आंदोलनों से जुड़ते रहे, साथ ही जो है आप जॉब भी करते रहे। साथ ही आप किस तरह से समय निकाल पाते थे, क्योंकि जॉब के साथ साथ जो है कॉलेज भी था और कॉलेज के साथ ये आंदोलन भी आप कर रहे थे, तो क्या परिवार का पूरा साथ मिलता था उस समय? मेरे को परिवार का तो पूरा साथ ही नहीं, मेरे को ऑफिस का भी पूरा साथ मिलता था। मेरे साथ संयोग ये था कि मैं अपने कार्यालय में भी ट्रेड यूनियन लीडर भी था। मैं 25 साल ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ का। तो जो मुझे उत्तराखंड राज्य में बहुत मददगार साबित हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप शुरू से ही थी, बचपन से ही थी, और उसका जो है यूज आपने उत्तराखंड के प्रति जो है पूरा किया और काफ़ी हद तक आप उसमें सफल भी रहे। और जब हमने
डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट के साथ जन संघर्ष वाहिनी 1989 में नैनीताल में बनाया, तो मुझे उन्होंने अपना केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया उत्तराखंड जन संघर्ष वाहिनी का। और हमने उसके बाद रेल रोको आंदोलन में ज़बरदस्त भूमिका उत्तराखंड राज्य के पक्ष में की, उसमें गिरफ्तारियां दी और बहुत लोगों को जेलें हुई। कि उस टाइम जो है उत्तराखंड आंदोलन भी बड़े जोर शोर से चल रहा था। हमारा नारा था नए भारत के लिए नया उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड इस देश में एक ऐसा राज्य बने जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो दबाव मुक्त हो, जहाँ इस तरह की राजनीति न चलती हो। तो इसलिए हमारा नारा था नए भारत के लिए नया उत्तराखंड बनाने के दिशा में हमने यही सोच के साथ हमने काम किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए भी बहुत आंदोलन हो रहे थे, लगातार जो है आंदोलनों के बाद जो है मांग हो रही थी कि उत्तराखंड राज्य बनाओ। उसकी आवाज़ जो है दिल्ली में भी सुनाई दी। दिल्ली में भी जो है आंदोलन बड़े ज़ोर शोर से चला और 1994 में जो कांड हुआ उससे पूरा माहौल ही बदल गया। तो आपकी उस समय क्या भूमिका थी, क्योंकि आप तो लगातार आंदोलनों से जुड़े हुए थे, तो आप तक कैसे बात पहुंची है? जब उत्तराखंड क्रांति दल का अधिवेशन पौड़ी में हुआ था, उससे पहले उत्तराखंड क्रांति दल का अधिवेशन नैनीताल में हुआ था। मैं उत्तराखंड क्रांति दल में न होते हुए भी उत्तराखंड के हर अधिवेशन में जाता था अपने साथियों के साथ, और अपना पक्ष हमेशा रखते थे कि उत्तराखंड राज्य को कैसा होना चाहिए। हमने पहली बार पौड़ी अधिवेशन में मेरे साथ हरिपाल रावत, LD पांडे, वेद प्रकाश भदौला, हम पौड़ी उत्तराखंड क्रांति दल की पौड़ी अधिवेशन में गए। जब पौड़ी अधिवेशन में हमें बोलने का मौका मिला, जब हमने उत्तराखंड क्रांति दल से अपील करी कि क्यों ना हम इस आंदोलन को प्रवास में ले जाएं, लाखों प्रवासियों को जोड़ें, और ये जो सुझाव था उत्तराखंड क्रांति दल ने मान लिया। और उसके बाद 23 अगस्त 1987 में पहली रैली बोट क्लब पे उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में हुई, लाखों लोग जुड़े। लेकिन हम उत्तराखंड क्रांति दल के अलग ही संघर्ष वाहिनी के साथ काम करते रहते थे। जब पौड़ी में, क्योंकि इसी दौर में अचानक आरक्षण विरोधी आंदोलन ने अपना जोर पकड़ा, जिसका नेतृत्व उत्तराखंड में छात्र लोग कर रहे थे, छात्र नेता कर रहे थे। तो इसको देखते हुए जब हमको लगा कि ये तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंदोलन दबा दिया जाएगा, हमारे साथ न्याय कर दिया जाएगा, क्योंकि देश का बुद्धिजीवी वर्ग आरक्षण का समर्थक है, विरोधी नहीं। तो हमने कोशिश करी कि यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड आंदोलन को आगे बढ़ाएं। कहते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन जब दिल्ली NCR में हुआ तो आप लोगों की अहम भूमिका थी, और दिल्ली सहित देश के अलग अलग जगहों से जो है दिल्ली में जो है लोग जमा होने शुरू हुए। मैं बता रहा हूँ, अब होता क्या है कि जब 7 अगस्त 1994 को पौड़ी में लाठीचार्ज हुआ, तो बडूनी जी और रावत जी को लेकर के उनको मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया लाठीचार्ज के बाद। जब मेरठ मेडिकल कॉलेज में जब भर्ती करा दिया, तो हम उनको मिलने के लिए खीमानंद खुलबे उत्तराखंड क्रांति दल, त्रिलोक सिंह बिष्ट उत्तराखंड क्रांति दल और LD पांडे उत्तराखंड जन संघर्ष वाहिनी और मैं प्रताप शाही स्वयं यहाँ से बडूनी जी को मिलने मेरठ पहुँचे। जब मेरठ गए तो बडूनी जी बहुत खुश थे हमको देख करके कि कम से कम हमारे आंदोलनकारी खोज खबर लेने आ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा था, उन्होंने कहा कि शाही जी कोई वाहिनी नहीं, कोई UKD नहीं, इस समय सवाल खड़ा हो गया है कि उत्तराखंड राज्य को, इस आंदोलन को कैसे बटोरा जाए, कैसे एकत्र किया जाए, कैसे इसको सही दिशा दी जाए ताकि हमारा आंदोलन भटके नहीं। तो हमने मेरठ से आते वक्त ये मेरठ में ही बडूनी जी और डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट की बात कराई। बात कराने के बाद सहमति प्रदान करी और 15 अगस्त 1994 से जंतर मंतर पे आंदोलन को शुरू करने की प्लानिंग बनाई। हम कह सकते हैं कि जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी गुट थे, जितने भी संस्थाएं थी, वो सब एक मंच के तले आए और उत्तराखंड आंदोलन के साथ मिलके उन्होंने जो है जंतर मंतर पे और दिल्ली NCR के सभी लोग एकजुट हुए एक छत्र के नीचे। आप कह रहे हैं 16 अगस्त 1994 को केवल 6 लोग जो पहली बार जंतर मंतर पर धरने पे बैठे, उसमें इस मंदिर में जहाँ पर हमारा ये महाकालेश्वर मंदिर है, यहाँ से 2 दरियाँ ले जा कर के मैंने 16 अगस्त 1994 को धरने की शुरुआत करी। बाद 20 अगस्त को उत्तराखंड जन मोर्चा
जो जगदीश नेगी के नेतृत्व वाले था, उन्होंने समर्थन दिया और हमारे साथ उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत करी। जगदीश नेगी और उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी और यूकेडी, 3 संगठनों ने मिलकर 31 अगस्त को बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया, जो जंतर मंतर पर हुई। कोटला फिरोज साहब में हज़ारों लोगों को लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरे दक्षिणपुरी के लोगों की थी। बच्चे उस आंदोलन में कूद पड़े। यानी हम कह सकते हैं कि कारवां बढ़ता चले गया, लोग जुड़ते चले गए और इस आंदोलन ने एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तो हमने फिर तय किया कि हम जंतर मंतर उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति का नाम दे करके हमने जंतर मंतर को एक सभी लोगों को आमंत्रित किया कि हर संस्था वहाँ पर आए और हमें सहयोग करे। जब तक राज्य नहीं बन जाता तब तक यह आंदोलन को हम चलाए रखेंगे और इस आंदोलन को सही दिशा देंगे। ऐसा हुआ और उस आंदोलन संचालन समिति के 3 संयोजक बनाए गए। उत्तराखंड क्रांति दल से खीमानंद खुलबे, उत्तराखंड जन मोर्चे की तरफ से जगदीश नेगी जी और उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का उपाध्यक्ष के हैसियत से मेरा नाम वो संयोजक उस उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति के संयोजक मंडल में था। 1 अक्टूबर की रात को समझौता उत्तर प्रदेश सदन में नहीं हो पाया। उसमें विपिन त्रिपाठी जी ने ये कहा कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, हम जैसा आप चाहोगे ऐसा नहीं करने देंगे, जिससे छात्र संगठन बिगड़ गए। मंच पर पहुँच करके माइक उठाया और घोषणा करी कि हमारा मकसद संसद कूच का नारा है, माइक की राजनीति यहाँ न की जाए। खुद करके संसद की ओर चल पड़ा और आगे जाके मेरे को काफ़ी चोट आई और फिर दिल्ली पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपका समर्थन आप लोगों को मिला, जिस तरह की मुहिम ये छिड़ी, एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में इसने अपना रूप धारण कर लिया। बहुत बड़े आंदोलन के 2 अक्टूबर 1994 का जो आंदोलन है वो एक ऐतिहासिक आंदोलन है। जनमानस उमड़ पड़ा था। BBC लंदन का कहना था कि 2 बजे की खबर में उस समय में गिरफ्तार हो चुका था। दरियागंज की कोतवाली में बैठ करके वहाँ पर रेडियो में समाचार आ रहे थे कि 17.5 लाख लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने, प्रवासियों ने उत्तराखंड राज्य रैली के समर्थन में दिल्ली में प्रवेश कर लिया है। आंदोलन में जो है कई लोग जेल भी गए, आपको भी जो है जेल जाना पड़ा, आपने भी लाठियाँ खाई, डंडे खाए, क्या था वो, थोड़ा सा क्या याद आ रहा है आपको? उत्तराखंड राज्य आंदोलन का वो दिन 2 अक्टूबर 1994 एक ऐतिहासिक दिन था। जब हम 2 अक्टूबर को लाल किले से बंद होकर के कोतवाली दरियागंज पहुँचे, उसके बाद हमको सराय रोहिल्ला थाने में ले गए। सराय रोहिल्ला में जब गए तो हमको खाने के लिए कहा कि इनको खा करके इनको अंदर करना है। जो हम 20 लोग थे, जो सबसे बड़े आंदोलनकारी, बड़े अपराधी के रूप में हमको वो किया था। तो रात को हमको हरिनगर थाने में रखा। हरिनगर थाने के दूसरे दिन हमको कोर्ट में पेश करके 14 दिन के न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया। जब तिहाड़ में पहला दिन था, मैं मेडिकल कराने के बाद मेरे को ला रहे थे तो अचानक पता चला कि हरचरण सिंह बल्ली जो दिल्ली के जेल मंत्री थे वो आए हैं। उनके साथ एक चमोली जो श्रीनगर में रहते थे, एक हमारे जुयाल जी, वीरेंद्र जुयाल, मेरे क्लास फेलो हैं कॉलेज के। ये जब अंदर आए थे तो इन्होंने मुझे देखा, सबसे पीछे बैठा हुआ था। उन्होंने कहा आंदोलन तो यहाँ बैठा हुआ है, आप किसको ढूंढ रहे हैं? फिर मेरे को उसी समय मंच पर बुलाया। मंच पर किरण बेदी भी थी उस समय, जेल की कमिश्नर। तो जब मैंने अपने भाषण में उनसे कहा कि हम लोगों पे आंसू गैस गलत चलाया, लाठीचार्ज गलत हुआ उत्तराखंड के निहत्थे लोगों पे, शायद इस लाल किले में नहीं घुस पाया। उस लाल किले में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने आग लगा दी पूरा चढ़ करके। इतना ज़बरदस्त विद्रोह किया आप लोगों ने। मुजफ्फरनगर कांड हुआ जहाँ पे ये अत्याचार हुआ यूपी, वो कहीं ना कहीं निंदनीय था। वो बहुत निंदनीय था। वो इतना बड़ा निंदनीय था कि हम उत्तराखंड के लोग आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए। ये हमारी कौम के लिए धिक्कार की बात है।
यदि बातें तो हम बहुत बड़ी करते हैं, राजनीतिक मर्यादाओं को भी समझते हैं, लेकिन इतना बड़ा अन्याय हुआ साथ तो ये हमारी पुलिस ने हमारे साथ अन्याय किया। मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारी महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ वो हम आज शर्मसार हैं। आज हम इस बात का जवाब देने के पक्ष में नहीं हैं। कोई उत्तराखंडी अपनी रोटियां भली जो भी सेक रहे हों, लेकिन वो हमारे मुंह पे जो कालिक लगी हुई है उसको धो पाने में समर्थ नहीं है। राष्ट्रीय दलों की, पूरे देश के लोगों की निगाह उत्तराखंड पर गई और उन्होंने उत्तराखंड की आवश्यकता को समझा और उत्तराखंड राज्य की घोषणा करी और आज राज्य हमारे सामने है। लेकिन राजनीतिक दबाव में हम वैचारिक रूप से जिस प्रदेश को दिशा देनी चाहिए थी, आज वो दिशा नहीं मिल रही। आंदोलन के बाद जो है आप यूकेडी की विचारधारा से जुड़ गए और आपने जो है यूकेडी के साथ यूकेडी को समर्थन करना शुरू कर दिया और आप एक यूकेडी के उभरते हुए नेता के रूप में जुड़ गए। 1996 में जब राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का नारा लगा तो मैंने बढ़ चढ़ करके सभी विपक्षी दलों ने उत्तराखंड में काम किया और लेकिन हम चुनाव को रोक नहीं पाए। लेकिन उससे हमें लगा कि ये हमसे एक राजनीतिक गलती हो गई है, जो आपने लोकसभा का विरोध किया और उसके बाद मैंने प्रयास अपने संगठन के अंदर, यूकेडी के अंदर और अन्य आंदोलनकारी संगठनों को एक करने के लिए दिल्ली में सम्मेलन बुलाया। हमने कहा भी यूकेडी संघर्ष वाहिनी एक हो जाएंगी और दूसरे जो संगठन है उत्तराखंड जन मोर्चा, ये सब एक हो जाएंगे तो एक ताकत बन के ही हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। ये जब इस प्रयास में लगे रहे, ये प्रयास तो सफल नहीं हुआ, लेकिन हम उत्तराखंड क्रांति दल में चले गए जिसमें सुरेश नोटियाल, राजेंद्र तुड़ी, प्रताप शाही, डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी और मदन मोहन पंत, ये सारे लोग थे जिन्होंने हमने 1994 के लास्ट मोमेंट में 1995 में उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन कर लिया, एक क्षेत्रीय ताकत बनाने के लिए, ताकि हम राजनीतिक मुकाबला कर सकें। लेकिन आखिरकार जो है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड राज्य की घोषणा हो गई, तो क्या एहसास हुआ आपको? कितना हमें राज्य तो बना और एक पहचान भी बनी। जो हमारी एक पहचान नहीं थी, कुमाऊनी, गढ़वाली और भाबर, जौनसार, ये सब अलग अलग आइडेंटिटी थी, वो एक आइडेंटिटी तो बनी। हमने अपनी पहचान की लड़ाई तो जीती, लेकिन जिस विकास के लिए राज्य के लिए संघर्ष किया था वो विकास की लड़ाई नहीं जीत पाए, उसको दिशा नहीं दे पाए हम लोग। लेकिन क्या कारण रहा कि जो यूकेडी जिसने इस आंदोलन को पूरा धार दिया था, लगातार उत्तराखंड के मुद्दों को लोगों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी, जब चुनाव होते हैं तो वही यूकेडी जो है उत्तराखंड राज्य में अपनी एक पकड़ नहीं बना पाती है और वहाँ पे भाजपा की सरकार बन जाती है? क्या कारण लगा आपको? क्या यूकेडी का सत्ता में न आने के पीछे राजनीतिक कारण है। पहला कारण उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करना, राजनीतिक गलती 1996 में चुनावों का बहिष्कार। तीसरी राजनीतिक गलती, हम कांग्रेस और भाजपा में जो उस उत्तराखंड के विरोधी ताकतें थी उनका विरोध न कर पाना, उनसे समझौता कर लेना, ये कारण उत्तराखंड क्रांति दल के रहे। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी एक मुलाकात का सिलसिला। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप सिंह शाही से। आपने देखा कि किस तरह से वो जो है उत्तराखंड की ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, लगातार वो जिस तरह से आंदोलन से जुड़े रहे, कहीं ना कहीं आज के युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि 2000 के बाद 2023 तक किस तरह से, क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर में जो है अल्मोड़ा ग्राम समिति के अध्यक्ष भी हैं, लगातार उत्तराखंड संगठनों से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के मुद्दों को समय समय पर दिल्ली एनसीआर में उठाते रहते हैं। किस तरह से वो अपनी अब आगे की जो है लाइफ चला रहे हैं, किस तरह से वो लोगों को एकजुट कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, साथ ही यूकेडी पे भी बात करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बारी स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। और आज हम मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप सिंह शाही जी से। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद
किस तरह का इनका सफ़र रहा, किस तरह से ये उत्तराखंडी संस्थाओं से जुड़े, किस तरह से वो जल जंगल ज़मीन के मुद्दों को ले जो है लगातार जो है उत्तराखंड में इन्होंने भ्रमण किया। आइए फिर से अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। फिर से सर ब्रेक के बाद आपका फिर से हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। मैं दीप सलोड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम में ये बनाया है और उस पर आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। मैं उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा मानना है कि हम उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए हमें जिस तरह का संघर्ष करना है, हम नए भारत के लिए नए उत्तराखंड की परिकल्पना करने वाले लोग हैं। हमारा मानना है हमारे लहू का असर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना, जो हिटलर के नक्शे कदम पे चला है, जो हिटलर के नक्शे कदम पे चलेगा वो हिटलर बनेगा, खबर देख लेना, वो हिटलर बनेगा, खबर देख लेना। उत्तराखंड राज्य आंदोलन बन गया था, उसके बाद लगातार जो है आप जल जंगल और ज़मीन पे जो है काम करना शुरू कर दिया आपने। आप जो है यूकेडी के बिहाफ पे जो है आपने पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करा। किस तरह की मुहिम थी और क्या लगता है जिस मकसद से आप उत्तराखंड में गए वो सक्सेस हुआ? जिस मकसद से उत्तराखंड में गए वो तो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि जिन आंदोलनकारियों को हमारा मानना था कि हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे तो वहाँ से बेरोजगारी हटा देंगे, वहाँ से पलायन को रोक देंगे, हम उस हरे भरे उत्तराखंड को एक सुंदर सा प्रदेश में तब्दील कर देंगे जो इस भारत के लिए, नए भारत के लिए नया उत्तराखंड बनेगा। हमारा मानना था कि हम राजधानी गैरसैंण बना करके उसको पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे करके एक एक गांव को बसाने की प्लानिंग थी। हमारा मानना था कि जब हमारी खूबसूरत राजधानी एक और धार्मिक पर्यटन है, एक और एडवेंचर पर्यटन है, सामने हिमालय की तलहटी है, जब इतनी सुंदर राजधानी को इस देश के लोग ही नहीं पूरी दुनिया के लोग देखने आएंगे तो हमारा छोटा सा उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित होता। और यदि ये कॉन्सेप्ट सरकार ने रखा होता तो आज राजधानी भी बन गई होती, आज उत्तराखंड बस भी गया होता, बच भी गया होता, पलायन भी रुक भी गया होता। लेकिन क्या कारण लगता है सर, क्योंकि यूकेडी जिस तरह की शुरुआत में उसकी मुहिम चली, लोग उससे जुड़ते गए, लेकिन बाद में राज्य बनने के बाद धीरे धीरे ये कमज़ोर होती चली गई और इनके मुद्दों को जो है ना पार्टियाँ एक्सेप्ट करा, ना ही क्योंकि आपके पास पावर नहीं थी। और क्या कारण मानते हैं क्यों पावर नहीं आ पाई और आपके मुद्दों को सरकार क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दे अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सरकार, दोनों पार्टियों की जो सरकार और जो सरकार में जो नुमाइंदे हैं उनकी सोचने की स्थिति ही वही है, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख से लेकर के एक ग्राम प्रधान से लेकर के जिलाध्यक्ष तक जितने भी, चाहे वो विधायक है चाहे वो सांसद है, उनकी पृष्ठभूमि पैसे के पीछे रही है। कई नेता हैं या चाहिए आपसे जुड़े हुए कई लोग अलग अलग पार्टियों में शिफ्ट हो गए, कोई कहीं चले गया, कोई अच्छे पद पे चले गया, लेकिन फिर भी आपने जो है अपना रास्ता नहीं छोड़ा। आप लगातार उत्तराखंड के मुद्दों को लेके और उत्तराखंड की यूकेडी के विचारधाराओं को लेके आगे चलते। आपका मानना है कि उत्तराखंड राज्य का अगर कोई विकास कर सकता है तो वो केवल क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। इसी मुद्दे को लेके आप अभी तक चल रहे हैं। ये बात बहुत बढ़िया सलोड़ी जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। यदि किसी क्षेत्र का विकास हुआ है तो वहाँ के क्षेत्रीय ताकतों के माध्यम से हुआ है। उनकी सोच है, उनकी सोच पैसा नहीं होता है, उन्होंने अपने आकाओं को खुश करना नहीं होता है, उनका होता है कि यहाँ के क्षेत्रीय विकास कैसे हो। जैसे उत्तराखंड क्रांति दल का मानना था, यदि हमारा राज्य बनेगा तो हम इसको खूबसूरत पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करेंगे और घर घर तक खुशियाँ बांटेंगे और इस राज्य का फ़ायदा इस प्रदेश के युवाओं का होगा, उनका भविष्य बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि आपके साथ के जितने भी लोग हैं आज अच्छे पदों पे हैं, क्या कभी लगता है नहीं कि जो आपने मेहनत करी थी आज भी आप जो है अच्छे पद पे होते, सरकार में आपकी भी एक वैल्यू होती, लेकिन आपने वो सारे रास्ते छोड़ दिए?
मेरे को मौके मिले। मेरे को नारायण दत्त तिवारी जी ने जब मुख्यमंत्री बने तो एक कार्यक्रम में हम गए थे, उन्होंने कहा था कि काशी सिंह हरी विधायक बन गया, विपिन त्रिपाठी विधायक बन गया, और ये पूरन सिंह डंगवाल तो गए कि तुम ये दाढ़ी काट के आ जाओ, आंदोलन त्याग दो और मैं तुम्हें, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट अलाउ नहीं हुआ। मुझे राज्य के लिए हमने संघर्ष किए हैं, उसके लिए भी हमने समझौता कर दिया, तो यही कुछ नहीं करेंगे, ये इस राज्य को बदहाल कर देंगे, ऐसा खतरा मुझे था। मैंने उनकी बात को नहीं माना। यूकेडी की विचारधारा को आप लगातार चला रहे हैं, साथ ही जो है दिल्ली में भी आपने जो है यूकेडी की ब्रांच खोली, यूकेडी की इकाई यहाँ पे खोली, डीडी जोशी जी उसके अध्यक्ष बने, लेकिन क्या कारण रहा कि दिल्ली में आप वो सर्कुलर नहीं कर पाए, लोग उससे इस तरह से नहीं जुड़ पाए जिस तरह से सोचा था? संयोग है कि जब हम भुवनचंद खंडूड़ी के समय हम सत्ता में थे, हमारे एक मंत्री थे, 2 राज्य मंत्रियों का पदभार संभाला था, उसके बाद यूकेडी में जो आपस का नुकसान हुआ, विचारधाराओं की जो लड़ाई हुई, उससे यूकेडी को काफ़ी नुकसान हुआ। हम बढ़ गए, एक दूसरे के खिलाफ हमने अपनी ताकतें लगाई, तो हम राष्ट्रीय ताकतों से नहीं लड़ पाए, हमारे पास उतने साधन नहीं थे कि हम उनका मुकाबला करें। इसलिए मेरा मानना है कि हम जो हमको करना चाहिए था हम वो नहीं कर पाए, और लेकिन एक भरोसा है, उत्तराखंड की जनता की मजबूरी होगी, वो एक न एक दिन क्षेत्रीय ताकत को आगे लाएंगे और वहाँ का विकास होगा जैसा हम चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी ज़रूर ऐसा करेगी। यानी यूकेडी के साथ साथ आपने फिर जो है दिल्ली में जो है 2011 में जो है आपने अल्मोड़ा ग्राम समिति का जो है अल्मोड़ा ग्राम समिति के बिहाफ पे जो है आप काम करने बैठे, किस तरह से? सामाजिक संस्थाओं में रोटल गांव नवयुवक समिति मेरे गांव की संस्था है। पर्वतीय समाज कल्याण परिषद एवं कला संगम दक्षिणपुरी में मेरी अपनी एक कमेटी है। मैं राम तेरी गंगा मैली विरोध के समय उत्तराखंड प्रगतिशील युवा मंच में हमने ज़बरदस्त ढंग से काम किया, और 1990-91 से अल्मोड़ा ग्राम कमेटी का अल्मोड़ा भवन को बनाने या उसमें जो भी सहयोग हो सकता था उसको हम आज कर रहे हैं। आज भी मैं अल्मोड़ा ग्राम कमेटी से सक्रिय रूप से जुड़ा हूँ, और 2007 में हमने उत्तराखंड चिंतन संगठन बना करके हमने आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। हम भ्रष्टाचार के आंदोलन के सख्त खिलाफ थे, पूरे उत्तराखंड का भ्रमण किया, लाखों, यानी हमने उत्तराखंड सरकार को यहाँ बैठ करके उनके बीच में जा कर के हमेशा डायरेक्शन दिया कि गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए और भ्रष्टाचार उन्मुक्त उत्तराखंड होना चाहिए, और हमें वहाँ पर्यावरण की सब्सिडी मिलनी चाहिए, वहाँ उत्तराखंड को बसाने की बात करें, और वहाँ के भू कानून की बात करें, वहाँ चकबंदी की बात करें। इन तमाम कार्यक्रम इन सामाजिक संगठनों के माध्यम से करने का प्रयास किया। समिति का सर अल्मोड़ा भवन एक सदन भी है जहाँ पे आप लगातार जो है उत्तराखंड समाज के लोगों की मदद करते हैं। क्या क्या किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह की मदद होती है? अल्मोड़ा ग्राम कमेटी नामक एक संस्था का रजिस्ट्रेशन 1949 में 47 में संस्था बनी, 49 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन समाज के आपसी विवादों के चलते उसका विकास नहीं हो पाया। 1954 में उन्होंने एक 254 गज का प्लॉट साउथ एक्शन पार्ट 1 में खरीदा, लेकिन 1991 में बिल्डर के साथ कंप्रोमाइज़ करके उसको बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। अल्मोड़ा ग्राम कमेटी एक सामाजिक संस्था है और बहुत पुरानी संस्था है, और उसका जो 250 गज में जो 2.5 फ्लोर आज हमारे पास है, जो किराए पे हम उसको चढ़ाते हैं, और नीचे का जो बेसमेंट का एरिया जो है वो सामाजिक संस्थाओं को मीटिंग और दूसरे छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए हम देते हैं। और हमारी कोशिश, इस संस्था की कोशिश ये है कि जो पैसा इसका किराए से आता है वो मेडिकल हेल्प करते हैं हम अधिकतर उत्तराखंड के लोगों को। जो उत्तराखंड के लोग मूलचंद ना ये सफदरजंग में या मेडिकल में या दूसरे हॉस्पिटलों में आ कर के जिनके पास आर्थिक संसाधन ख़त्म हो जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको जो बेसिक खर्चा है वो प्रोवाइड कराते हैं। यानी आप लगातार जो है उत्तराखंड समाज की दिल्ली एनसीआर में भी सेवा कर रहे हैं, उत्तराखंड समाज को एकजुट कर रहे हैं, और लगातार आप उत्तराखंडी दिल्ली एनसीआर की सभी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड
अल्मोड़ा गांव कमेटी के साथ साथ मैंने गढ़वाल भवन के लिए भी बहुत काम किया। जब जब गढ़वाल भवन संकट में आया, भले ही वो राणा जी जब अध्यक्ष हुआ करते थे इसके गणेश फ्लोर मिल वाले, तब से हम कोशिश करते रहे कि इसका विकास हो, क्योंकि एक सही जगह पे था। और मैंने गढ़वाल सदन कड़कड़डूमा भी उनकी मदद करी, क्योंकि मेरा कार्यालय बगल पे था उस समय। और अल्मोड़ा गांव कमेटी के लिए काम किया। उत्तराखंड लोक कला मंच से भी जुड़ा हूँ। उत्तराखंड जैसे हमारे उत्तराखंड के कलाकार, चाहे वो हीरा सिंह राणा हों, चाहे गोपाल गोस्वामी हों, प्रताप शाही टाइगर हों, शिवदत्त पंत हों, ये सभी लोगों के साथ मेरे घनिष्ठ प्रेम रहा है, निकटता रही है। और इस पूरे आंदोलन को जो नई ज्वाला में के लिए इन कलाकारों का जो सहयोग मिला है, वो इसी विषय का कि हम इनके बहुत नज़दीक रह के उत्तराखंड की पीड़ा को इनके सामने कहते रहते थे। जिन मुद्दों पे लगातार आप काम कर रहे थे, सोशल एक्टिविटीज़ के तौर पे आप लोग यहाँ पे जानते हैं, लेकिन साथ ही एक समय ऐसा भी आया जब जर्मनी से आपको ऑफ़र आया और आपको वहाँ भी बुलाया गया एज ए सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ से। क्या था वो, थोड़ा सा बताइए। उत्तराखंड के अलावा मेरा पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जो आंदोलन पूरी दुनिया में चल रहे थे, उनके साथ भी समर्थन बना रहता था। इसी उपलक्ष्य में 2013 में डन्यूब डेमोक्रेसी रैली यूरोप में जब शुरू हुई, तो उसमें पार्टिसिपेट के लिए इंडिया की तरफ से डेलीगेशन में मेरा नाम भी था। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। हम यहाँ से मास्को गए, मास्को से फ्रैंकफर्ट गए, फ्रैंकफर्ट से हम ऑस्ट्रिया में रुके, ऑस्ट्रिया के बाद हम स्लोवाकिया गए, स्लोवाकिया से हंगरी। वो डन्यूब डेमोक्रेसी रैली, डन्यूब यूरोप की बहुत बड़ी नदी है। कह सकते हैं कि उत्तराखंडी संस्थाओं का दिल्ली एनसीआर में प्रवासी समाज को एकजुट करने में, संस्कृति को आगे बढ़ाने में और समाज के मुद्दों को उठाने में एक अहम योगदान रहता है। बिल्कुल अहम योगदान रहता है। हमारा मानना है, यदि हम अपनी संस्कृति की गंभीरता को समझें और अपनी कला, अपने बोली, रीति रिवाज, अपने धार्मिक जो अनुष्ठान हैं, यदि हम उस ढंग से उत्तराखंड के लोग उनको अपनाने लगे, जिससे कि हमें एक जुड़ता बनी रहेगी और उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे विकसित होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आने वाली पीढ़ी दूसरी दुनिया में जी रही है, उसको हमें वो उत्तराखंड को दोबारा बसने में संदेह लगता है, क्योंकि जहाँ की बोली भाषा ख़त्म हो गई हो, जहाँ लोग ही नहीं है, तो वहाँ भाषा कहाँ बचेगी। लेकिन सर, जिस तरह से प्रवास में हमने देखा है कि उत्तराखंडी संस्कृति के प्रति, उत्तराखंडी कार्यक्रमों में लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में उत्तराखंडी समाज जुड़ता है, लेकिन जब आप जैसे लोग किसी सामाजिक मुद्दे पे बात करते हैं, सामाजिक चिंतन पे बात करते हैं, वहाँ पे भीड़ बहुत कम होती है। क्या कारण मानते हैं, कहीं ना कहीं कमी है? यस, हमारे उत्तराखंड के लोगों में राजनीतिक अवेयरनेस की बहुत कमी है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम उत्तराखंड की बात करेंगे और भाजपा कांग्रेस की बात करेंगे तो कैसे विकास हो पाएगा। जिनका सोच का दायरा ही इतना बड़ा है कि उसने करोड़ों रुपए कमाने हैं और अपनी विधायकी और अपनी पार्टी को पोषित करना है, तो वहाँ का विकास कैसे संभव हो पाएगा। इसलिए जो मेरा मानना है, उत्तराखंड के लोगों का जो आकर्षण अपनी भाषा के खिलाफ है, अपनी संस्कृति के खिलाफ है, वो दिखाई तो देता है, लेकिन ज़मीन पर नहीं है। यदि ज़मीन पर होता, हम दिल्ली विधानसभा की बात करें, पूर्वांचल और बिहार साइड के लोगों के 21 विधायक उत्तर दिल्ली की सरकार में है आउट ऑफ 70। वो है उनकी कला, वो है उनकी अपनी संस्कृति की पहचान। चाहे जिस दल से भी उनका आदमी लड़ा, चाहे जिस पार्टी से भी उनका आदमी लड़ा, लेकिन 70 विधानसभा में से 21 विधानसभा माने रखता है दिल्ली। लेकिन क्या लगता है कि क्या कारण है कि आप कहते हैं कि 35-40 लाख से भी ज़्यादा उत्तराखंडी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और दिल्ली की कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे उत्तराखंडी प्रवासी समाज का बड़ा वजूद है, जीत हार में उनका एक अहम निर्णय होता है, लेकिन फिर भी उनको जो है टिकट्स नहीं मिल पाती, अगर टिकट मिलती भी है तो विरोध हो जाता है। क्या कारण मानते हैं, क्यों उनकी राजनीति आगे नहीं बढ़ रही? इसके पीछे पैसा भी एक अहम कारण है।
दिल्ली विधानसभा में जो सीटों का जो गणित है, ये जो राजनीति का गणित है, करोड़ों का खेल है। तो ये एक पक्ष तो हमारा ये भी है कि जो उत्तराखंडी लोग इसमें कमज़ोर हैं, और दूसरा ये है कि हम पूरे जीवन भर राजनीतिक दलों में काम तो करते हैं, लेकिन जब समय आता है उसके प्रतिफल पाने का, तो पता चलता है कि दूसरे समाज के लोग आगे आ जाते हैं और हम टिकट के लिए भी वंचित रह जाते हैं। आपने भी सर जो है रानीखेत से जो है यूकेडी के उस पे जो है चुनाव लड़ा। आपको जो है दिल्ली एनसीआर छोड़ के रानीखेत जाना पड़ा, रानीखेत से आपने चुनाव लड़ा, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई, क्या कारण लगता है? हमें ये लगता था कि हम मैक्सिमम लोगों को उत्तराखंड में जब तक एक क्षेत्रीय ताकत बन नहीं जाती तब तक प्रयास करने होंगे। मेरे एक कॉमरेड दोस्त थे देहरादून में, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं शाही जी, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, आपने जनता के बीच में जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मान करके तब हमने बहुत लोगों ने चुनाव लड़े थे। मैं यहाँ से रानीखेत गया तो रानीखेत में चुनाव प्रचार अच्छा रहा, लोगों के साथ आज भी जुड़ाव है, लेकिन जो वोटों का गणित था वो हमारे हक में नहीं था। वो तो सीधे सीधे था कि वो तो प्रधानमंत्री मोदी का वो चल रहा है तो उनको देना है। राजनीति पूरी डेफर थी। लोगों का प्यार और स्नेह उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों के साथ आज भी है। उनको यूकेडी को आज भी जो है उत्तराखंड में जानते हैं, क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उनको जानते हैं, लेकिन सपोर्ट जब सहयोग का समय आता है, वोट का समय आता है, उस टाइम कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। उत्तराखंड में जब क्षेत्रीय ताकत चुनाव लड़ती है तो निश्चित है कि हम राष्ट्रीय ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके धन बल के आगे हम लोग खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जब चुनाव की इतर बात होती है, जहां आंदोलन की बात आती है, वहां किसी मांग की बात आती है, कोई लड़ाई लड़नी हो, जैसे अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़नी हो, तो ऐसे में मौके पर भी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि यूकेडी आगे आए। सर दक्षिणपुरी में रहते हैं और दक्षिणपुरी के आसपास साउथ दिल्ली में चाहे बदरपुर हो, चाहे आया नगर हो, चाहे संगम विहार हो, पुष्प विहार हो, सादिक नगर हो, आर के पुरम हो, यहाँ पे कई संस्थाएं हैं उत्तराखंड की, और हर क्षेत्र में संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। आप बहुत समय से यहाँ पे रह रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उनके कार्य को, और क्या लगता है कि जो संस्थाएँ काम कर रही हैं अपनी संस्कृति के लिए वो अच्छा काम कर रही हैं और आगे भी इसी तरह करती रहेंगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। दक्षिण दिल्ली में जितने भी हमारी सामाजिक संस्थाएँ हैं जो उत्तराखंड के मूल विकास के साथ जुड़ी हुई है, वो अपनी संस्कृति को लेके अपने तीज त्योहारों को जिस ढंग से बढ़ा रहे हैं, जिस ढंग से उत्तरायणी मकरायणी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर्वतीय समाज कल्याण परिषद एवं कला संगम जो दक्षिणपुरी में महाकालेश्वर महादेव मंदिर में है, ये भी संस्था अपने आप में बहुत काम कर रही है। हमने देखा सर कि यहाँ से जो है रामलीलाओं में जो है आप रामलीला कराते हैं, कई कलाकार निकले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमने देखे यहाँ पे, खासतौर से उत्तराखंड के सुपरस्टार पन्नू गुसाई तो यहीं रहते थे पुष्प विहार और आपके दक्षिणपुरी में, आज एक बहुत बड़ा नाम है। साथ ही राहुल भट्ट भी यहाँ से निकला है, भरतराम मलकोटी जी जो कि कई रामलीलाओं में पार्ट करते हैं, और भी कई कलाकार यहाँ से निकले हैं। कैसा लगता है जब रामलीलाओं से ये कलाकार निकल के जाते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा 40 साल से हम यहाँ पर रामलीला कर रहे हैं, प्योर उत्तराखंडी रामलीला। इसमें बहुत कलाकार निकले हैं, जैसे पन्नू गुसाई, राहुल भट्ट और एक मनकोटी जी, गंगा सिंह शाही, हरीश कुमार बी, हीरा सिंह राणा खुद इसी मंच से एसोसिएट शुरुआती दौरों में हुआ करते थे। तो इसलिए यहाँ सामाजिक संस्थाओं का तो बहुत बड़ा योगदान है, और उन संस्थाओं के साथ हजारों लोग जुड़े भी हैं, अपने तीज त्यौहार अपने त्योहारों को मनाते हैं। बहुत बढ़िया इसमें उन संस्थाओं का योगदान है। दिल्ली के अंदर कई सारे जो है मुद्दे हैं, चाहे किरण नेगी का मुद्दा लगा लीजिएगा, आप दिलवर नेगी का मुद्दा लगा लीजिएगा, चाहे आप जो है उत्तराखंड की बोली भाषा लगा लीजिएगा। इस मुहिम को जो है कई संस्थाएं चला रही है, कई सामाजिक कार्यकर्ता चला रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस मुहिम को, और क्या लगता है समाज को एकजुट होना चाहिए इन मुहिमों पर? कहीं ना कहीं कमी लग रही है। ये बात तो है कि हम जिस ढंग से संस्थाएं कार्य कर रही हैं, लोग उस ढंग से बढ़ चढ़ के आगे नहीं आ रहे हैं, ये एक सोचनीय विषय है। बाकी बोली भाषा को लेकर के
और अपनी कला को लेकर के, अपने संगीत को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेकर के तो संस्थाएं काम कर ही रहे हैं। ये तो अच्छा योगदान है। उम्मीद करते हैं कि आपका जो सहयोग रहा है उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पे रहा है, चाहे दिल्ली एनसीआर के उत्तराखंडी संस्थाओं को एकजुट करने में रहा है, वो लगातार निरंतर ऐसे ही जारी रहेगा और आप लगातार उनके बीच में खड़े हैं। जब भी उनको प्रताप सिंह शाही की ज़रूरत होगी, प्रताप सिंह शाही जी उनके बीच में खड़े हैं। मैं हर उत्तराखंडी के लिए, हर संस्था के लिए दिन रात खड़ा हूँ और मैं पर प्रयास करता हूँ कि किसी भी उत्तराखंड को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरी भागीदारी उसमें रहे, यही मेरा मानना होता है। इसी का लिए मैं प्रयास करते रहता हूँ। सर, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उत्तराखंड के मुद्दों पे लगा दी, उत्तराखंड के लिए विकास के लिए लगा दी, उत्तराखंड के हर मुद्दों पे जो है आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और यूकेडी के साथ लगातार आपका 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। अब जो युवा पीढ़ी आ रही है यूकेडी में या यूकेडी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं और दिल्ली एनसीआर में खासतौर से जो कार्यकारिणी बनी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि आप कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी एक न एक दिन उत्तराखंड पे ज़रूर राज करेगी और उनका वहाँ पे सरकार बनेगी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करेंगे उनको? थोड़ा उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि उत्तराखंड क्रांति दल एक दल नहीं है, उत्तराखंड क्रांति दल एक आंदोलन है। ये वो आंदोलन है जो उत्तराखंड के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जो उत्तराखंड के युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा मानना है कि उत्तराखंड प्रदेश एक खुशहाल राज्य बने और वहाँ का जो फ़ायदा है हर घर, हर युवा, हर व्यक्ति को मिले। हमारा मानना है कि हम गैरसैंण राजधानी बनाएं, सुंदर सी राजधानी बनाएं और इसको सुंदर सा पर्यटन प्रदेश बनाएं और हर हाथ को रोज़गार दें और हर व्यक्ति को रोज़गार दें और वहाँ के लोगों की वहाँ की ज़मीन को आबाद करें और उसको विकसित करें और सरकार उसमें अहम भूमिका निभाए। और अब हम कमर्शियल रूप से हम ये चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि सहकारी समितियों के माध्यम से हर व्यक्ति को जोड़ करके टूरिज्म का एक हब उसको बनाया जाए। उत्तराखंड क्रांति दल के साथ लेकर के अपने अधिकार की लड़ाई लड़े, अपना विकास स्वयं करें और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम उसको एक आंदोलन के रूप में आगे विकसित करेंगे और उत्तराखंड का युवा जुड़ेगा, पूरा उत्तराखंड जुड़ेगा और अपनी भलाई के लिए संघर्ष करेगा। यही मेरा नारा है। जय भारत, जय उत्तराखंड। जैसे आपने देखा हमारे खास कार्यक्रम में एक मुलाकात में हमने आपकी मुलाकात कराई उत्तराखंड के आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप सिंह शाही से। लंबा एक्सपीरियंस है इनका, 30-35 साल से जो है लगातार वो जो है उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े हुए, यूकेडी से जुड़े हुए, साथ ही दिल्ली एनसीआर में कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि युवा जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इनसे ज़रूर प्रेरणा लेंगे। आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। मेरे सहयोगी गोविंद कोहली और मुझे दीजिए यह इजाज़त। फिर किसी और एपिसोड में हम जो है फिर ऐसे ही उत्तराखंड की किसी हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनके जीवन सफ़र से आपको मुलाकात कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।